नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज हम हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री श्री अनुज कुमार यादव की जीवन यात्रा समझेंगे और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें अचीव करी, क्या उनकी लाइफ की स्ट्रगल जर्नी रही, हम उनसे समझेंगे जिन्होंने एजुकेशन की लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हम आपके आज के इस सेशन से हम आपकी जीवन की यात्रा को जानना चाहेंगे और आपकी लाइफ में क्या चीज़ें रही, क्या नहीं रही, आपकी लाइफ में क्या सबसे सही चीज़ें रही, क्या गलत चीज़ें रही। जो हमारे 5-7 सवाल हैं, हम आपसे आपकी जीवन की यात्रा के बारे में डिटेल में समझना चाहेंगे। तो सबसे पहला हमारा आपसे सवाल ये है कि आपका लाइफ का जर्नी क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा। नहीं गुरुजी, हमारा सौभाग्य है। तो जो भी देखिए, आदमी हमेशा निखरता है तो उसके पीछे कुछ उसके संघर्ष भी होते हैं जी। तो इन्हीं संघर्षों की थोड़ी बहुत कहानी मेरी भी है। मेरी जो स्कूलिंग हुई वो पूरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। मेरे खुद के पिताजी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं और शुरू से ही मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। मेरे पास में ही स्कूल है, संस्कृत विद्यालय था, उसमें 8वीं तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद में 9वीं और 10वीं मैंने हाड़ौता की राजकीय जो माध्यमिक स्कूल है उससे पढ़ाई की। उसके बाद में अपने चोमू परिक्षेत्र में ही हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 11वीं और 12वीं पढ़ाई की जी। इसके बाद में सरकारी कॉलेज RL सहरिया कालाडारा कॉलेज से मैंने BA पास आउट किया। मेरा जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर था, तो शुरू से ही मेरी रुचि रही थी इंग्लिश के अंदर। 11वीं क्लास से ही मेरी रुचि थी और हमारे गुरुजी थे जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते थे। तो ये सब्जेक्ट थोड़े थोड़े लगाव होने के कारण से मैं इसमें थोड़ा सा अंदर ही घुस गया। अच्छा। और ऐसा लगने लग गया कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा। और सोचा लाइफ में कि अगर आगे चलकर कुछ करना है तो जैसे गुरुजी मेरे साथ में करते थे, हमारे सारे बच्चों के सात में करते थे, उसी प्रकार से उन गुरुजी को जब पढ़ाते देखते थे तो एक दिन यही सोचा कि यार अपन भी एक टीचर बनेंगे। अच्छा। इसके बाद में 2009 की बातें हैं। कुछ परिस्थितियाँ हो जाती है, परिवार के अंदर भी होती है, सामाजिक भी होती है, हर प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। तो थोड़े से दबाव के कारण मेरी जो 2009 के अंदर 2004 के अंदर मैंने 10वीं पास की, 2006 के अंदर मैंने 12वीं पास की और 2009 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ वो कि RL सहरिया कॉलेज से हुआ। 2009 के अंदर ही मैं यहाँ पर अपना एक कॉलेज है डोरसर के अंदर, एक निजी शिक्षण संस्थान है, कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था उसी टाइम में मैंने 1st ईयर को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। तो जब मैं पहली बार गया तो पहली बार जब भी कोई भी टीचर जाता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है जी। और वो समस्याएं इस प्रकार से थी कि बच्चों के सामने जाते समय मेरे पैर दूसते थे। अच्छा। पहला दिन मैं गया तो पैर दूज रहे थे मेरे को आज भी अच्छी तरीके से याद है वो दिन। और हकीकत बात यह है कि मेरा सही ढंग से हाथ भी नहीं चल पा रहा था बोर्ड के ऊपर। फिर हमारे मैडम थी जो इंग्लिश लिटरेचर की थी, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। बहुत बेहतरीन टीचर थी, मेरे लाइफ की इंस्पिरेशन थी वो। अच्छा। और उन्हीं की बदौलत आज जो भी मैं हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा। तो वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करती थी, तो उन्हीं की मोटिवेशन से फिर मैंने धीरे धीरे अपने में सुधार किया और वो वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। लगभग 2 साल तक मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद में मेरा B.Ed में नंबर आ गया। तो B.Ed में मैं B.Ed करने के लिए अपने ब्राइट मून कॉलेज था अपने चोमू के अंदर ही, उससे मैंने B.Ed की जी। और उसके बाद में मैंने MA भी किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से MA किया मैंने। और ये जर्नी रही एक बेहतरीन जर्नी कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि इस जर्नी के दौरान ऐसे व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। अच्छा। उनमें मेरे सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश के टीचर्स थे, चाहे वो स्कूलिंग लेवल पर हो या अपने कॉलेज के लेवल पर हो या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उन्होंने मेरे जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और उसी मोटिवेशन के कारण आज मैं जो भी थोड़ा बहुत हूँ वो इसी कारण से हूँ आज। अच्छा। और बाकी तो देखिए ईश्वर की कृपा है और कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति होती है जो कि आपके पीछे से काम करती है जी। और अगर सच्ची लगन और मेहनत से आप काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी दौरान मैं बता रहा था आपको कि जैसे ही 2 साल तक मैंने वहाँ पर शिक्षण का अध्यापन का कार्य करवाया कॉलेज के अंदर। उसके बाद में मैं यहाँ पर चोमू के एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने लग गए, स्कूल में। वहाँ पर हमने 10th क्लास में मेरिट निकाली, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरा।
10th क्लास में मेरिट निकालने के बाद में धीरे धीरे मेरा जो रुझान हुआ, 2011-12 की बातें हैं ये, धीरे धीरे रुझान मेरा कोचिंग सेंटर्स की तरफ होने लग गया, क्योंकि हमेशा मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए जी। और व्यक्ति को आगे बढ़ते रहने के लिए उसको हमेशा नए नए प्रयास उसको करने चाहिए जी। मैंने भी मेरे अफोर्ट्स किए, बहुत बेहतरीन अफोर्ट्स किए। मैं धीरे धीरे इस कोचिंग लाइन में आ गया और कोचिंग लाइन में मेरे को बेहतरीन रिजल्ट मिलने लग गए। मैं कई निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य मैंने करवाया, अंग्रेजी विषय का मैं अध्यापक हूँ और धीरे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मतलब ये कोचिंग करने का आपका आइडिया कहाँ से आप में पैदा हुआ? मतलब हाँ सर, वो अभी वो उसी लाइन पे अपन आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे धीरे धीरे मैं 2012 से मैंने रेगुलर पढ़ाना शुरू कर दिया कोचिंगों में बेहतरीन मेरे को बच्चे भी मिले। क्योंकि देखिए एक ये होता है कि जब अपन बराबर के ही मानते हैं, भाई आप जब कोचिंग लाइन में आते हो, कंपटीशन लाइन के अंदर आते हो, तो आपके बराबर के ही बच्चे मिलते हैं आपको। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरी उम्र 32-33 साल है, लेकिन मैं बच्चों को मेरे बराबर ही मानता हूँ और उन बच्चों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सबसे मेन ये होता है कि एक शिक्षक जो होता है, वो शिक्षक हमेशा बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता है और वो ही मैं करता हूँ। और बच्चों से सीखने का सबसे बड़ा मेरा ये है कि हर कुछ ना कुछ बच्चा मेरे को सिखा के जरूर जाता है सर जी। तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद में 2012 के बाद में मैंने बहुत सी चोमू परिक्षेत्र की अपने मुरलीपुरा के अंदर, रिंगस के अंदर थोड़ा बहुत अध्यापन कार्य मैंने करवाया जी। उसके बाद में धीरे धीरे सर बच्चों का लगाव था, प्रेम था और मेरी मेहनत भी थी जी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा थोड़ा थोड़ा नाम होने लग गया। उसके बाद में जी मैं एक निजी शिक्षण संस्था में पढ़ाता था, उसको मैं संभालता भी था, सब कुछ करता था। कुछ बातें ऐसी हो गई कि हमारे नहीं बनी, तो फिर मैंने सोचा कि यार बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी मैं बताता हूँ आपको क्या है, जब भी निजी शिक्षण संस्थान में कोई भी अध्यापक पढ़ाने जाता है तो मैं ये नहीं कहता कि हर शिक्षण संस्था ऐसी है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षण संस्था में सर ऐसा होता है कि जब टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको एक फिक्स टारगेट दिया जाता है जी कि आपको 3 महीने 4 महीने में ये कोर्स पूरा करवाना है, ये कोर्स है, कैसे करवाना है, खिंचवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातें होती है जी। तो मेरे साथ में ऐसी परिस्थितियां बनी, बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको इतने ही दिनों में कोर्स कराना है, तो मेरा मन विचलित हो जाता था। मैं उनको एक ही बात बोलता था कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसका मैं पेमेंट नहीं लूँगा आपसे जी, बाकी का आप बच्चों के साथ में ऐसा मत कीजिए। तो ये कई टीचर्स, कई डायरेक्टर्स होते हैं, मानते भी हैं, कई नहीं भी मानते हैं। तो फिर धीरे धीरे हमने यही सोचा कि यार यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम बच्चों के सामने अपना अगर एक इमेज है तो उसको बढ़िया बरकरार रखने के लिए अपन को और मेहनत इनके साथ में करनी पड़ेगी। और ये 3-4 महीने में कोर्स पूरा नहीं होता है जी। सर दिसंबर 2014 की बातें हैं, मैं कोचिंग में जब पढ़ाता था, कोई निजी शिक्षण संस्थान है, नाम नहीं लूँगा मैं, वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई हमारी। और अनबन होने के बाद में मेरे जो स्पेशल इंग्लिश का मैं बैच चलाता था उसके अंदर मेरे लगभग 35-36 बच्चे थे। अच्छा। उन्हीं की देन है आज जो ये MGI माँ गायत्री इंस्टीट्यूट है, वो उन्हीं की देन है। अच्छा। एक दिन वहाँ के डायरेक्टर, मैं स्पेशल मेरा इंग्लिश का बैच चलाता था, उनको मैं पेमेंट वगैरह भी देता था, सब कुछ करता था। अब एक दिन बात ऐसी बिगड़ गई कि उन्होंने बोला कि अब आपको आगे से यहाँ पर नहीं पढ़ाना है। उस समय में सर चोमू में मेरा एक थोड़ा सा नाम हो चुका था, कई डायरेक्टर्स कोचिंग के मेरे से मिले, उन्होंने बोला कि आप हमारे पढ़ा लीजिए और ये बच्चे जो भी हैं आपके 35-36 बच्चे हैं वो आप यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर आप इनको पढ़ा लीजिए। तो मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो मेरे प्यारे विद्यार्थी थे। तो मैंने विद्यार्थियों से राय मशवरा दिए, तो विद्यार्थियों ने बोला कि सर आपने जो पेमेंट लिया है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनके सामने ये की बात बोली कि भैया देखिए यहाँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता, आपका लगभग महीना 1.5 महीने का कोर्स बच रहा है जी, तो अब आप एक काम कर लीजिए, या तो मेरे घर पर पढ़ने के लिए आ जाइए या मैं कोई रूम की व्यवस्था करता हूँ, 2-4 दिन का मेरे को टाइम दीजिए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने पेमेंट दिया। देखिए प्यारे विद्यार्थी को इतना प्रेम रहा है हमेशा से, और ये कहा जाता है कि विद्यार्थी किसी का नहीं होता, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ। अगर आप दिल से बच्चों को चाहोगे ना तो बच्चे भी आपको दिल से चाहेंगे जी। तो उन प्यारे विद्यार्थियों ने बोला कि गुरुजी हमने पेमेंट दिया है, उसका डबल पेमेंट हम आपको और देंगे, लेकिन अपना खुद का नाम होना चाहिए और होना चाहिए। उन्हीं में हमारा एक प्यारा विद्यार्थी था, अर्जुन जाड़ था जी। तो उसी की देन थी, उसने नाम सुझाया कि सर हम MGI रखेंगे, माँ गायत्री इंस्टीट्यूट रखेंगे। इस माँ गायत्री इंस्टीट्यूट के अंदर भी कई विवाद हुए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो फिर 5 जनवरी 2015 की बातें हैं सर, ये 2015 के अंदर हमने इस कोचिंग संस्थान की थाना मोड़ के ऊपर
लक्ष्मीनाथ आसरा कॉम्प्लेक्स के पीछे है बिल्डिंग, वहाँ पर हमने इसका स्टार्टिंग किया। तो 2015 के दिन हमने, जब 5 जनवरी 2015 का दिन था, वो आज भी याद है मेरे को, मंगलवार का दिन था सर। और उस दिन ये स्थिति थी चोमू के अंदर कि बच्चे उस गली के अंदर बहुत सारे थे, यानी कि जाने के लिए भी जगह नहीं थी। अच्छा। बहुत सारे बच्चे आए सर, इतना प्यार प्रेम रहा। और उस दिन को देख लीजिए और आज तक का दिन देख लीजिए, बीच में लॉकडाउन आप निकाल दीजिए, इसके बाद में प्यार इतना रहा कि जो 2015 की बातें हैं ना, वो 2022 में भी है। अच्छा। तो इतना प्रेम है। मैं नहीं मानता कि चोमू परिक्षेत्र के अंदर कोई भी 7 साल से लगातार कोई भी कोचिंग इतना प्रोग्रेसिव चला है भाई, इतना प्रोग्रेसिव चला है, मैं नहीं मानता सर। और इसके पीछे मेरे रिजल्ट हैं। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आज आपने हमें इस काबिल समझा है, तो मैं उसके माध्यम से मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि हमने कितने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं जी। हमारा सबसे बड़ा जो था 63 बच्चों का रीट का बेस था। पिछली जो रीट लगी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इससे पिछले वाले, उसमें केवल 63 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। लगभग 51-52 बच्चे हमारे पास में डेली आते थे पढ़ने के लिए। उनमें से सर हमने 19 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। 2 विद्यार्थियों का बाद में जो आपका वेटिंग लिस्ट हुई उसमें क्लियर हुआ। तो हाँ, टोटल हमारे 21 विद्यार्थियों का हुआ और उसमें से एक प्यारे विद्यार्थी का अपना जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी सिलेक्शन हुआ। ऐसे टोटल 22 बच्चों का हुआ, बेहतरीन रिजल्ट दिया। इससे पहले भी हमने एलडीसी के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए थे। पिछली जो 2013 वाली जो भर्ती थी, उसको 2016-17 में वैकेंसी जो लगी थी, उसमें भी हमने लगभग 27-28 सिलेक्शन उसमें दिए थे। और सबसे बड़ी भर्ती हमारे लिए साबित हुई जो एलडीसी की इसके बाद में लगी, उस एलडीसी में भी हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। उस एलडीसी के अंदर हमने 42 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन दिया और 187। देखिए इंस्टीट्यूट का इतना होता है कि वो पढ़ाई करवाए, और पढ़ाई करवाने के बाद में केवल जो उसका भाई देखो, एक इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि जैसे कई वैकेंसीज के अंदर आगे फिजिकल वगैरह, टाइपिंग वगैरह और भी रहते हैं, मेडिकल वगैरह, तो उसमें इंस्टीट्यूट की भागीदारी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमने बच्चों के साथ में फाइनल रिजल्ट ही लगाए। अगर मैं बात करूँ लिखित परीक्षा के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी परीक्षा आपकी इंस्टीट्यूट की होती है, उसमें 187 बच्चों का हमारा चयन हुआ। अच्छा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था सर हमारा। और आज इसी की देन है कि हर गाँव ढाणी में आज MGI का नाम है और पहुँचता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नाम है, सबसे पहले ये माँ गायत्री इंस्टीट्यूट है। मैं इसके इंटरव्यू के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी माँ है। और अगर देखिए, माँ की जो इज्जत करेगा तो माँ भी आपको कुछ ना कुछ देगी जी। और अगर आप, सीधा सा है सिद्धांत है कि अगर माँ बाप की आप इज्जत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। तो मेरी ये माँ है। अगर कोई कुछ इसके बारे में बोलता है, चाहे मेरे को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई जैसे गलत कमेंट भी अगर आ जाता है कई बार सुनने को, कंपटीटर हैं, करते ही हैं जी, तो बहुत बुरा लगता है, मन में बहुत बुरा लगता है। तो यही है जर्नी, यही थी मेरी। और काफ़ी स्ट्रगल किया है सर भाई, बातों में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो बीता है वो तो अपन खुद ही जान सकते हैं। इसलिए ये है, बड़े बुजुर्ग की कहावत है भाई, जिसकी कोहनी पे चोट लगती है एक्चुअल में दर्द उसी को महसूस होता है। बिल्कुल सर जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यही, और मैं चाहता तो आराम से, देखिए ये कोई ऐसे नहीं है कि गुरुजी बेटे हैं तो बढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं अगर तैयारी करता आराम से, मैं फर्स्ट ग्रेड में भी 7.5 नंबर से रहा था, तो मैं तैयारी करके लग सकता था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों से जब रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हम भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पढ़ाएगा कौन। अच्छा। तो फिर मैंने एक ही सोचा कि यार अपन इसी फील्ड में मेहनत करेंगे और प्यारे विद्यार्थियों के साथ मेहनत करेंगे। सर आज मेरे पास में 12 MP तक के भी बच्चे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो ये है कि जैसे यहाँ पर कई उनके गार्जियंस वगैरह रहते हैं या और कोई भी रहते हैं, तो उन्हीं की देन है, उनके परिवार के लिए बच्चे आते हैं। मेरे झुंझुनू के भी मेरे पास में बच्चे पढ़े हैं, नागौर के मेरे पास में बच्चे हैं, आज भी मेरे पास में रिंगस तक के बच्चे हैं, सीकर तक के बच्चे हैं मेरे पास में। जयपुर मुरलीपुरा के अंदर, आपके झोटवाड़ा के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगी, लेकिन बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक मन में एहसास ऐसा होता है कि वाकई में यार अपन मेहनत कर रहे हैं। और सर आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी मैं कम से कम 3 से 4 घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए करता हूँ, रोज़ करता हूँ। और जब तक नहीं पढ़ा जाए ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आती है, ये वास्तविकता है जी। भाई कई तो ऐसे भी बोल देते हैं कि साहब भाई अपनी बढ़ाई कर देते हैं, कहने का मतलब, लेकिन अपने पास में ऐसा नहीं है। प्यारे विद्यार्थी मेरे जानते हैं, और मेरे को और किसी को देखो, जैसे मैं हर किसी को के सामने तो ये प्रूफ नहीं कर सकता, मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ता है वो ये जानता है कि गुरुजी अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं। और जो पुराना विद्यार्थी होगा वो भी नए बैच में आएगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ अलग लगेगा। भाई ये नहीं कह सकते कि पूरा अलग होगा, लेकिन उसको 5 से 10% अलग ही लगेगा जी। पढ़ाने का तरीका हो, याद करवाने का तरीका हो, और कुछ तरीका हो, तो उसको अलग ही लगेगा। समय के साथ में हमने भी अपडेट किया है। इस लॉकडाउन के अंदर भी हमने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा सर। चोमू की एकमात्र ऐसी संस्थान थी जिसने कि ऑनलाइन में भी वीडियो डाले हैं।
अच्छा। ऑनलाइन लगातार हमने बच्चों से टच में रहे, क्योंकि कईयों के मन में ये चला जाता है कि यार लॉकडाउन में गुरुजी हमारे साथ में नहीं थे जी। तो ऐसा नहीं था। लॉकडाउन के अंदर भी लगभग 250 वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर है, MGI ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जी। तो उसमें बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो आराम से, और बच्चे देख देख कर पढ़ कर ही आते हैं वहाँ से सर। जी। ये है सर। हमने इनकी जर्नी समझी और उसमें इन्होंने अपना जीवन यात्रा बताया कि इनकी लाइफ एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई और आज वो जिस मुकाम पे MGI के नाम से, मतलब अनुज कुमार यादव जो MGI के जो डायरेक्टर के रूप में चौमुं में फेमस हैं, जिनका काफ़ी बोलबाला रहा एजुकेशन के मामले में, इनकी अभी तक की लाइफ में हमने एक चीज़ जो सबसे बेहतर सीखी कि आज इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम अचीव किया, लेकिन रोज़ फिर भी ये किताबें पढ़ते हैं, जो मैं सीख सकता हूँ, जो शायद आप भी सीख सकते हैं कि हमें यदि अगर सबसे बड़ा ज्ञान अर्जित करना होता ना, तो जो किताब होती है उससे हम इतनी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान किताबों में इतना होता है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, मिलियनेयर्स ऑफ द माइंड, कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके माइंड में एक सोच का जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब एक बच्चे ने इनको वो नाम गाइड किया, मतलब एक सोच बनी MGI के नाम से इंस्टीट्यूट बनाने की, बस उसी सोच से माँ गायत्री इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। तो हम यदि अगर सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम जो सीख सकते हैं। लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब आपको ये लगने लगता है कि ज़िंदगी अब आपके हाथ से छूट रही है, कुदरत आपको बहुत बार परखती है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ महसूस होती है कि शायद हो सकता है हम किसी चीज़ को करने के काबिल नहीं हो। ये लगता है हमें बहुत बार, लेकिन इनकी ज़िंदगी से ये चीज़ हमने सीखी है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं बस धीरे धीरे आप कदम बढ़ाइए। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, आपको आगे का एक कदम का आपका विजन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जब ये एजुकेशन में जब इन्होंने बीएड की, तब इन्होंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि मैं कभी एजुकेशन के क्षेत्र में कभी मैं मेरी पर्सनल इंस्टीट्यूट कर पाऊंगा। लेकिन इनकी जर्नी में वो चीज़ हमने सीखी कि आप एक कदम बढ़ाइए, सोच आपकी धीरे धीरे बढ़ती है और आपका आगे का रास्ता साफ होते जाता है। तो उसी चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी आप मायूस मत होइए, बस आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ सोचते हैं, उन चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं। अब सर हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन यादगार समय, जो आपका गोल्डन मेमोरी हम उसको बोल सकते, जो आप दोबारा जीने की सोचते हैं, भाई काश वो समय दोबारा मुझे मिला तो मैं उस चीज़ को दोबारा जीने का कोशिश करूं, ऐसा कोई मेमोरियल दिन? बहुत सारे रहे हैं ऐसे, उनमें से और उनमें सबसे बढ़िया ये रहा है कि जब भी मेरे प्यारे विद्यार्थी का चयन होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आज हर जिले के अंदर मेरा प्यारा विद्यार्थी है। जिला ही नहीं बोल सकता, मैं राज्य भी बोल सकता हूँ सर। रेलवे के अंदर, हमारे SSC के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जो कि गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बहुत सारी जगह हैं, केरला के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अपने पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो जब वो कॉल करते हैं, ये बोलते हैं कि सर आप कभी आइए, यहाँ पर हम आपकी बढ़िया व्यवस्था करेंगे। अच्छा। और ये होगा, तो मैं कभी घूमने का ये नहीं रहा। हकीकत बात बताता हूँ आशीष जी मैं आपको, कि कभी मैं, अगर कोई ये पूछे कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो, तो मैं सर बता रहा हूँ अपन चौमू परिक्षेत्र के हैं, मैंने जयपुर भी पूरा सही तरीके से नहीं देखा है। अच्छा। मेरे पास में कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के ऑफ़र वगैरह भी आते हैं, और लेकिन मैं वहाँ पर सर इसीलिए नहीं जाता कि अपना एक अलग नाम है, मैं फिर वही बातें होती है सर, वहाँ पे जाके मैं मेरा जो 100% है वो नहीं दे सकता। अच्छा। दूसरे के दिनों के। तो आप ये पूछ रहे थे कि साहब आपने अपना ज़िंदगी का सबसे गोल्डन जो टाइम निकाला, मेमोरी निकाला, वो कौन सा था? मैं बताना चाहूँगा सर, सबसे बड़ा लम्हा मेरा रीट के अंदर हमारे बच्चों का जब चयन हुआ जी, 19 बच्चों का उस टाइम में चयन हुआ था, सबसे ज़िंदगी का सीन लंबा था। इससे पहले LDC के अंदर जब चयन हुए थे वो, और सबसे बड़ा जो था वो हमारा था लेबर असिस्टेंट के अंदर, हमने पूरे राजस्थान के अंदर 7वीं रैंक दी थी प्यारे विद्यार्थी की। संगणक के अंदर हमने 26वीं रैंक दी थी पूरे राजस्थान के अंदर। और अभी मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर भी हमने 6वीं रैंक दी थी पूरे राजस्थान के अंदर। तो टॉप 10 में बच्चा आना, इससे बड़ी खुशी मेरे हिसाब से नहीं हो सकती सर। बहुत सारे बच्चों को 2-2, 3 दिन रातों को मेरे को नींद नहीं आई थी कि वाकई में यार वो काम कर दिखाया हमने जो कि मैंने सोचा था। तो ये सारी हमारी यादें हैं, बहुत सुनहरी यादें हैं, और आगे भी शायद ऐसी यादें हमारे साथ में बनी रहेगी, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, MGI के थोड़ा सा विवाद भी हुआ, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि MGI एक अपने जयपुर के अंदर भी संचालित है। तो उसमें यह कहा गया कि साहब आपने तो उनका नाम का कॉपी कर लिया,
या उनके पास में बढ़िया फैसिलिटीज़ है, बढ़िया देते हैं वो, तो आपने उनका नाम चुरा के ये कर लिया। तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये बता दूँ कि भारत सरकार से एक TM होता है सर, ट्रेडमार्क होता है, रजिस्टर्ड नाम होता है। तो रजिस्टर्ड नेम वो सर MGI का जो है ना, आप खुद जाके चेक कीजिए, मेरे ऑफिस में लगा हुआ है पूरा प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। उन्होंने मेरे पास में फ़ोन भी किया था कि आप हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हो, आप हमारे नाम का यूज कर रहे हो। मैंने सर से बोला कि सर आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप भी, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो हमने हमारा TM ट्रेडमार्क करवा रखा है सर जी। और ट्रेडमार्क का मतलब सर ये होता है कि पूरे भारत के अंदर आपके नाम से कोई दूसरा नाम संचालित नहीं हो सकता इस नाम से। तो आप खुद सर्च कर सकते हो, क्लास नंबर 21 के अंदर है, एकेडमिक हम एजुकेशन वगैरह ये सारी दे सकते हैं, ये सारी उसमें है। तो कई बोलते हैं, कईयों के जैसे दिमाग में ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं कंपटीटर होते ही हैं, बिल्कुल। वो जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, तो इस मुद्दे को उठाते हैं जी। तो साहब वो MGI वाले अपनी मेहनत करवाते हैं, हम MGI वाले अपनी मेहनत करवाते हैं जी। तो वो अपना खाते हैं, हम अपना खाते हैं, सीधी सी बात यह है सर। और नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाना जाता है आदमी को, ये है। आज हमने काम बेहतरीन किया है तब हमारा नाम MGI है, सीधी सी बात सर आपको मैं बताऊं तो ये है। वो भी बेहतरीन काम करते हैं, सब अपनी जगह बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत और लगन के साथ में काम करता है उसको सफलता जरूर मिलती है सर। तो ये सारी बातें हैं सर। तो अब इस सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक दो चीज़ें हम सर के बारे में और जानना चाहेंगे। इन्होंने जैसा दूसरा फेज बताया कि आप काम क्या करते हैं वो मायने रखता है, आपका नाम क्या है वो मायने नहीं रखता, आपकी सूरत कैसी है, आपका रंग कैसा है, आपकी जात क्या है, पात क्या है, लोकेशन क्या है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में कभी मैटर नहीं करती। जितने सक्सेसफुल लोगों की अगर आप जर्नी उठाएंगे, जितने सफल लोगों की आप जर्नी समझेंगे, उनमें एक चीज़ सबसे कॉमन मिलेगी कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दिन या रात के समय को नहीं देखा। हम सभी लोगों को 24 घंटे मिलते हैं अपनी लाइफ में। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक ताश में 4 लोग पत्ती खेलते हैं, उन सभी को करीब करीब 12 या 13 पत्ती मिलती होंगी मेरे हिसाब से। उसी प्रकार से हमें भी समय में 24 घंटे दिन के मिलते हैं। तो एक चीज़ हमें ज़िंदगी में समझनी है इनके जर्नी के दूसरे फेज से कि आप काम क्या करते हैं अपने समय में, वो मायने रखता है। आपका रंग जात पात कभी मायने नहीं रखेगी। आप जैसे भी हो वो ब्रांड बन जाओगे। बस जो चाहते हो उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करो। इसी जर्नी को आप अपने थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक दो चीज़ें सर की जर्नी से और जानेंगे कि आपके लाइफ में अगर आपको याद हो, आपने गोल्डन मोमेंट बताए अपनी लाइफ के, सबसे बुरे पल जो आप जीना नहीं चाहेंगे या जिन पलों को आप भूलना चाहेंगे, ऐसा कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा चैलेंज करी, या जो आपको लगा कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए था, या ये हुआ तो क्यों हुआ, या वो चीज़ आपको साला मोटिव दे गई, ऐसी कौन सी बात जो अगर आपको याद हो जिसको आप भूलना चाहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँ आशीष जी, सबसे बुरा समय आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया सर भाई, पहले मैं कॉलेज में अध्यापन कार्य करवाया, वो भी स्ट्रगल ही था मेरा। उसके बाद में एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाया, फिर कोचिंगों में आ गया। तो कोचिंगों में सर वो जो मैंने आपको पहले बताया अभी 2014 के अंदर की बातें थी। सबसे बुरा उस समय लगता है आदमी को जब वो आपकी संस्था के लिए मेहनत करता है जी, और वो अगर मेहनत करता है तो फिर उसका आपको परिणाम रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट नहीं मिलता सर जी। तो जब देखो मैं बताऊं, सबसे बुरा समय मेरा, सबसे बुरा लगा था, मन में भी लगा था और बुरा भी था वो, कि मैं पढ़ा रहा था और जो कोचिंग के निदेशक थे उन्होंने आके मारकर छीन लिया मेरे से और ये बोला कि अब यहाँ पर आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो वो सर वो था, क्योंकि मैं बताना नहीं चाह रहा था इतनी देर से। तो बाकी का सबसे बुरा देखो वही बुरा लगा जी। और उसी समय में मैंने ये नहीं सोचा था कि सर मैं नई कोचिंग करूँगा या करूँगा, मैंने ये सोचा था कि मैं मेरी तैयारी करूँगा और मैं लग के बताऊँगा कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन फिर मेरे बच्चों ने समझाया कि अगर यार इनको मुंह तोड़ जवाब देना है ना सर, तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। आज इन्होंने उंगली उठाई है, कल और भी उठाएंगे, तो इनका जवाब इन्हीं की भाषा में अपन को देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने, उन प्यारे विद्यार्थियों ने मेरे को समझाया और उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी सर। अच्छा। तो वो सबसे मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा मीठा सा के बुरा पल था। अच्छा। वो मिठास भी देके गया तो, और उसके बाद में सर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और एक सवाल कि सर आपको कैसा लग रहा है आज का ये सेशन हमारे साथ दे करके? आपको क्या कभी ऐसा, मतलब मैं बताऊंगा, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ था कि यार आशीष कुमार यादव जो हमारा छोटा भाई है
वो कभी हमारा इंटरव्यू लेगा, या कभी आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करी थी उससे पहले भी कभी आपने ये चीज़ कल्पना करी थी कि फ्यूचर में 2022 में ऐसा कोई लड़का होगा जो हमारा इंटरव्यू लेगा? देखिए, ऐसा सोचा नहीं जाता है, हो जाता है। और मैं बताऊँ आपको आशीष जी, जब इंसान सोचेगा तभी वो आगे बढ़ेगा जी। तो हमने एक सोचा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि हमने सोचा था कि स्कूल टाइम के अंदर कि हम शिक्षक बनेंगे जी। तो आज शिक्षक हम हैं। फिर उसके बाद में सोचा कि थोड़ा अपना नाम भी हो, तो वो नाम भी थोड़ा बहुत हुआ है। और लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि छोटा भाई आशीष आके हमारा इंटरव्यू करेगा। अच्छा। लेकिन बहुत बेहतरीन है, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो इस ऑनलाइन के फील्ड में, बहुत बेहतरीन। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका ऐसा ही काम चलता रहे, बहुत बेहतरीन लेवल पर आप पहुँचे। धन्यवाद। उसका ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा रहेगा, ऐसी हम ईश्वर से मनोकामना करते हैं सर। जी। एक सवाल जो मेरा पर्सनल है वो मैं सर से पूछना चाहूँगा, और शायद मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस किया था पॉइंट, कि मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी अभी तक रही और जो मैं फेस कर रहा हूँ, कि मैं जब भी मतलब मुझे ये चीज़ सोचनी होती है कि मैं 5 लोगों के सामने कैसे बोल पाऊंगा, या जब मैं इस चीज़ को फील करता हूँ अंदर से, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि मैं कर लूँगा, कि मुझे विश्वास होता है अपने आप पे, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इस वर्क पे काम कर रहा हूँ। और मेरा ड्रीम, मेरा विजन ये है कि मुझे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर बनना है। अब उस चीज़ में मुझे देखो सबसे बड़ी कमजोरी ये लग रही है, जो मेरी पर्सनल में बता रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, पॉइंट देखता हूँ, लोगों की जर्नी से बहुत सारी चीज़ सीखता हूँ, लेकिन मुझे जो पर्सनली बहुत ये चीज़ फील होती है, जब मैं किसी सामने बोलने की कोशिश करता हूँ तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार नहीं बहुत बार होता है, मैं क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ और क्या चीज़ निकल जाती है, पहली जो सबसे बड़ी कमजोरी। और दूसरी, मैं जब किसी से बात कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी जो लफ्ज़ है, मैं जो अल्फाज बोलना चाहता हूँ वो ऊपर नीचे होते हैं, मतलब अंदर से घबराहट महसूस होती है। मतलब ऐसा लगता है भाई ये वाकई मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, और एक दिन जब कभी ऐसा समय आएगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आप बड़े भाई होगा, जब मुझे समय मिलेगा। मेरे को तो लगा नहीं कि शायद आपकी कहीं पर भी कोई भी बोली अटकी हो। बहुत बेहतरीन काम किया है आपने, बहुत बेहतरीन लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी होता है वो अपने माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता सर, इस दुनिया में आने के बाद में ही वो सब कुछ सीखता है। अपन लोग पहले दिन गए थे स्कूल में, मैं बच्चों को ये उदाहरण ज़रूर देता हूँ कि पहले दिन स्कूल में गए थे तो अपन को ये नहीं है कि कक्का बारकड़ी आई ABCD वगैरह, ये पहले दिन ही अपन को आ गई थी। उसके लिए अपन ने समय दिया जी, और अपन अगर किसी भी चीज़ को समय देंगे तो समय लौटा कर हमें देगा जी, ये हमने आपको बताया भी है। तो समय देखिए, समय पे छोड़ दीजिए सब कुछ, आप समय के साथ में लेकिन काम करते रहिए। और समय के साथ में अगर काम करते रहेंगे, मैंने आपको पहले फेज में ये बताया था आपको इंटरव्यू में कि जब मैं कॉलेज में पहले दिन पढ़ाने के लिए गया था तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे सर। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस जैसे हमारी मैडम ने दिया, और भी गुरुजन थे उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें सिखाया, ठीक है। हर जगह से मैंने सीखने की कोशिश की, प्यारे विद्यार्थियों से भी हमेशा हम सीखते हैं। तो वो सीखते सीखते हम आज थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, बच्चों के सामने बढ़िया प्रेजेंटेशन हम दे देते हैं और बढ़िया करते हैं। तो आपके अंदर ये सर क्वालिटी शुरू से ही रही है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हर किसी के अंदर शायद ये क्वालिटी होती भी नहीं है। नहीं सर, नहीं, मैं बताऊँ, देखिए इंसान उसमें एक सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर इंसान सीखने की ललक अपने अंदर रखता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। आपके अंदर वो जिज्ञासा हमने देखी है, आप बहुत आगे जाओगे, ये हमें लगता है। और ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी आप उस मुकाम पर पहुंचो जी। क्योंकि देखिए हर कोई भी चाहे बिजनेस करें या कोई भी अपन लाइफ में कोई भी काम करते हैं, उसमें समय ज़रूरी होता है सर जी। अगर आप उसको समय दोगे तो समय आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा सर जी। अगर हमने आज समय नहीं दिया होता तो शायद आज हम इस जगह नहीं होते जी। तो हमने समय को समय दिया है, तो समय को समय देना बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो ये मानता हूँ। और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है आप में, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। आपके पहले के भी इंटरव्यू हमने देखे हैं, पूरे इंटरव्यू देखता हूँ मैं, आपके वीडियो के पूरे देखता हूँ। थैंक यू। तो बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हो। सुधार की जो गुंजाइश है, ज़्यादा जो गुंजाइश नहीं है, लेकिन सुधार जो भी गुंजाइश है वो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है सर। ये कोई ऐसे नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो हम आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाकई में जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ सर जी। ये है। हम जो जिंदगी में जो चीज़ें सीख सकते हैं, और जैसा कि मैंने मेरा पर्सनल सवाल गुरुजी से किया और उन्होंने जो बात मेरे को बताई कि चीज़ें आप धीरे धीरे करते हैं वो चीज़ आप में डेवलप होती है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी मेहनत से बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आप में जुनून होना चाहिए, आप में उस चीज़ को करने की। आप कभी भी
जन्म से आप कुछ चीज़ें लेकर के पैदा नहीं होते, जैसा कि गुरुजी ने मेरे को ये बात बताई कि जन्म से हम कुछ चीज़ें लेकर के पैदा नहीं होते। आप जो चीज़ करते हैं उसमें आपकी क्वालिटी, आपका इम्प्रूव रोज होता है। मतलब आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं ना, एक चीज़ समझिए, जो चीज़ आप करते हैं उस चीज़ में आपकी क्वालिटी रोज इम्प्रूव होगी। आप चाहते हैं मैं पहले दिन से ही गाड़ी चलाना सीख जाऊँगा, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। आप मेरी बात सुनो ना, अगर आप तैराक बनना चाहते हैं, अगर आप समुद्र में तैराकी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं बाईपास के ऊपर, आपके हाईवे के ऊपर, तो आपको उससे पहले ड्राइविंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि आप कर तो रहे हैं अच्छा, बस कुछ चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करनी ज़रूरी है वो समय के साथ होगी। अब हमारा इस सेशन को अंतिम रूप देने का समय आ गया है और एक बात जो हम सर से जानेंगे, आज का जो नया यूथ है वो वाकई में किस दिशा में जा रहा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज के समय में अपनी राह से भटक रहे हैं। बिल्कुल तो सही है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के सेशन? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो है वो सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया मैं गलत नहीं मानता इसको, सोशल मीडिया अपने आप में सही भी है। सोशल मीडिया का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो सही दिशा में जाओगे, लेकिन आज का जो यूथ है इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब कुछ आप अगर सही दिशा में यूज करते हो तो ये आपकी ताकत बन सकती है जी। और अगर आप इसको गलत दिशा में यूज करोगे तो ये आपके लिए हानि है। जैसे कि आज का युवा कई कर भी रहा है, लगभग मैं ये मानूं कि 60 से 70% युवा आज इसी राह पर वो चल रहा है जी। बाकी का पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी सर। समय के साथ में हमें भी अपडेट करना पड़ा, हमें भी सीखना पड़ा। लॉकडाउन के अंदर ही हमने ये इंस्टाग्राम वगैरह चलाना सीखा था। इससे पहले हम इंस्टाग्राम जानते भी नहीं थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है जी। तो बाकी का तो यही है कि अगर आप सही इसका यूज करोगे, युवा साथियों से यही अपील है मेरा कि अगर सही दिशा में इसका यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, और अगर इसको गलत दिशा में आप यूज करोगे तो आपके लिए हानिकारक भी है सर। जी, ये है सर। तो आज के सेशन को अंतिम रूप दे देते हैं और इनके लास्ट फेज जो हमने जो लास्ट सवाल किया कि आप किस चीज को किस प्रकार से यूज करते हैं। मतलब दिन है तो रात भी है और सुबह है तो शाम भी है। हम जिस चीज को जिस नजर से देखते हैं वो हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। हम सोशल मीडिया को किस प्रकार से यूज करते हैं ये हमारा दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। आपका खुद का मोटिव, सेल्फ मोटिव क्या है वो चीज आपको जाननी पड़ेगी। भविष्य आपका महान तभी बन सकता है जब अपने आज के समय को आप सही डायरेक्शन में सही यूज कर सकें, तभी आप जिंदगी के सफर में एक चैंपियन की तरह बढ़ पाओगे। नहीं तो सही यूज नहीं हुआ तो भविष्य का बर्बाद होना तय है। ये बात थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन इस चीज को हमें समझना जरूरी है। नहीं समझ पाए तो दोस्त देखो, आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, जैसे गुरुजी ने बताया था कि आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, आप चाहे किसी इंस्पिरेशन व्यक्ति से कुछ चीज़ सीख लीजिए। सीखने से आप बस एक उस चीज़ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, भाई यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। बाकी मोटिवेशन आपके खुद के अंदर होता है, बस आपको उसको जगाने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया था कि सर ने बताया था कि आप शब्दों से अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। आप जब इन्होंने ये बात भी बोली थी कि जैसे गार्जियन इनको आकर के ये बात बोला करते थे कि सर आपके वजह से हमारा बच्चा जो है वो सफल हुआ, वही बात इनमें एक ऊर्जा प्रदान करती, उनमें एक ऊर्जा का स्रोत बनती थी, इनको एक ऊर्जा देती थी, कुछ करने की जिज्ञासा देती थी। वही चीज़ हमें भी देती है, बस आप में वो वजह ढूंढनी पड़ेगी कि आप एक्चुअल में ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में जाना क्यों चाहते हैं। वजह ढूंढो और अपनी पॉजिटिविटी को पहचानो, कामयाबी एक दिन आपके पैरों में जरूर होगी। तो गुरुजी आपने हमें समय दिया आज के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत आपका सम्मान करते हैं और आपको तहे दिल से हमारा नमस्कार कि आज आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, हमारा जो लास्ट का है कि हमने अनुजी सर से बहुत बार समय मांगा। पिछले एक हफ्ते से मैं कंटिन्यूस, मतलब मेरा जो फोकस था वो ये था, मैं फर्स्ट जो हमारा इस चैनल पे जो जर्नी थी वो मैं इन्हीं से स्टार्ट करना चाह रहा था। लेकिन जब भी मैं फ़ोन करता, बेटा कल सुबह नहीं संडे को आएंगे, फिर मैं संडे को फ़ोन करता, बेटा सर गुरुजी फ़ोन ही नहीं उठाते, आए किसके पास। 15 बार 20 बार फ़ोन किया। तो इसमें वजह क्या थी? समय नहीं था या और कुछ वजह थी? सर मैं बताऊँ आपको, जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई है इस लॉकडाउन के बाद में। कोचिंग के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। रात को 11 बजते हैं पेपर सेट करने में, इनमें सब में। बाकी कुछ थोड़ा सा पर्सनल भी हो गया था, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं यहाँ से।
बाकी का यही कहेंगे कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो और आगे जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ये हम कह सकते हैं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और ये हमारी बात आपने उन लोगों तक पहुंचाई जहां लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई आपका। तो चोमू के एमजे के डायरेक्टर अनुज कुमार यादव की जर्नी से आप कौन सी चीज़ें सीखेंगे वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इनके जीवन के सार से हम कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में उतार करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, वो चीज़ समझिए कि ज़िंदगी परखती है और आपका स्ट्रगल का समय होगा, अभी होगा, और आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका एक कदम आगे बढ़ाने से आपका फ्यूचर शार्प होता जाएगा, आपको आगे का आपका सफर दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। यही चीज़ जो मैंने सीखी, अब आप कौन सी चीज़ इनकी जर्नी से सीखने वाले हैं वो जरूर सीखिए। धन्यवाद। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश में कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्योंकि इम्पॉसिबल इंग्लिश का वर्ड जरूर है, लेकिन ये खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। जी, इसको तो प्यारे मित्रों और सभी आप लोग भी देखिए, खुद को अपने आप को पॉसिबल सेल्फ मोटिवेट कीजिए। सबसे मेन है सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अगर सेल्फ मोटिवेट आप लोग हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।